नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी राज्य के पुलिस का मुखिया। लेकिन अगर कोई डीजीपी अपराध का सिंडिकेट चलाने लगे तब आप क्या कहिएगा? अपराधियों को संरक्षण देना अब छोटी खबर है। बड़ी खबर यह है कि खुद डीजीपी एक माफिया की तरह राज्य के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे अपराधियों के जरिए पूरा एक माफिया राज चला रहा था। अगर यह खबर आपको हैरान करती है तो वेलकम टू झारखंड, क्योंकि झारखंड के एक्स डीजीपी अनुराग गुप्ता पर बेहद सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। पूरी कहानी जानेंगे इनकी जुबानी। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, इनके बारे में कई तरह की कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि यह सुजीत सिन्हा गैंग के जरिए एक माफिया राज पूरा चला रहे थे। दूसरी कहानी यह है कि ये कोयलांचल में कुछ और अवैध उगाही कर रहे थे या कर रहे थे। मतलब कि ये आदमी है कौन? क्योंकि जैसे जैसे इनके बारे में सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि क्या डीजीपी जैसे पद पे रहा व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है? देखिए, पहली बात तो जितना भी उनके बारे में जो सुनते हैं और कुछ तो लगता भी हकीकत है, लेकिन असलियत तो जांच करने के बाद ही ये पता चलेगा कि वो क्या है वास्तव में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसे लगता है, माने उनकी ये सब जो कारोबार है या जिसको कहते हैं वर्दी में गुंडागर्दी, इस बात को या लोग जब चर्चा करते हैं तो बल मिलता है। बल कैसे मिलता है? तो मैं पहली बात लोगों से कहता हूँ, भाई जो हेमंत सोरेन पहले अनुराग गुप्ता की काफी विरोध किए, फिर हेमंत सोरेन ने उनको 2 वर्षों तक निलंबित रखा और निलंबित रखा, और जब निलंबन को उनका समाप्त किया फिर उन्होंने राज्य का डीजी बना दिया। ने राज्य का डीजी भी बनाया तो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके भी विपरीत, यानी जितने भी आप कह सकते हैं संवैधानिक जो व्यवस्थाएं होता है डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के, उन सारे कायदे कानून को उन्होंने ताक में रख करके उनको डीजी बनाया। और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी जब सेवा काल अप्रैल में जब समाप्त हुआ, भारत सरकार ने उस आशय के पत्र राज्य को लिख दिया कि इनकी सेवा 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है। उसके बाद भी उन्होंने गलत तरीके से उनका 2 वर्षों के लिए एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं कि वो दे दिया, जो कि वो दे नहीं सकता था, तब भी उन्होंने दिया। उसके विरोध में हम तो आवाज भी उठाते रहे, बल्कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम चले गए थे। तो एक बात होता है कि भाई जिस व्यक्ति का राज्य के मुख्यमंत्री पहले विरोध करता है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस समय उनका विरोध कर रहा था, मुख्यमंत्री बने तो उनका उन्होंने निलंबन किया और निलंबित किया, और निलंबन के बाद वो 2 साल के बाद निलंबन से जब उनको मुक्त करते हैं तो सीधा डीजी बनाते हैं। डीजी का कार्यकाल समाप्त होता है तो 2 वर्षों के लिए एक्सटेंशन भी देते हैं, क्योंकि वो सब गैर कानूनी था। और फिर कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि भाई उनको डीजी पद से उनका त्याग पत्र ले लिया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे व्यक्ति या झारखंड की जनता भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर होते हैं। लोग, हर कोई सोचता है, हर कोई प्रश्न करता है कि भाई आखिर जिस व्यक्ति का उन्होंने विरोध किया, निलंबित किया, फिर उनको पदस्थापित किया, फिर उनको एक्सटेंशन दिया, फिर उनसे त्याग पत्र लिया, तो आखिर कारण क्या हो सकता है? उसके तह तक जाने के बाद थोड़े बहुत जो जानकारियां जो मिलने लगी, तो कई प्रकार की, जैसे एक शराब घोटाला है जिसको लेकर के उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। जिस शराब घोटाला को लेकर के सरकार ने एक्शन ली या उस समय विनय चौबे को गिरफ्तार किया, उस समय भी मैंने बोला था। आज से 2 साल पहले हमने झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा था। हमने कहा कि किस प्रकार की शराब घोटाला में गड़बड़ी हो रहा है, टेंडर होता है उसको रद्द किया जाता है,
तब हमने पता किया था भाई को क्यों रद्द किया जाता है, तो लोग बताया कि नहीं अमुक अमुक कंपनियों को देने के लिए ही सब रद्द किया गया, देखिएगा जब फिर टेंडर होगा तो उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो हमने उस समय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, हमने कहा कि भैया इस प्रकार की जानकारी है, उसको आप चेक करिए, ये गड़बड़ नहीं हो। लेकिन कुछ किया नहीं। फिर जो गड़बड़ी हुआ हर किसी को पता है, चर्चा बाजार में था। फिर छत्तीसगढ़ में एक केस होता है, और छत्तीसगढ़ में जब केस होता है, छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार बनी केस होने के बाद, और कुछ दिनों के बाद सरकार ने उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अचानक यहाँ देखते हैं ताबड़तोड़ एक्शन होता है कि बिना चौबे को तुरंत बुलाना, एससीबी ऑफिस, फिर उनकी गिरफ्तारी होना। तो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा था, चलो जल्दी भी किया ताबड़तोड़। लेकिन 90 दिनों के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया, 90 दिन भी पूरा हुआ और उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं किया, इसके बाद लोगों को बेल हो गया। तो लगता है कि भाई जिस व्यक्ति ने इतनी हड़बड़ी जिसको बोलते हैं ना, इतना तेजी दिखाई और लेकिन चार्जशीट नहीं किया, तो नहीं बेल का भी उन्होंने कई लोगों को ऑप्शन दिया, तो पता चला कि उसमें डील हुआ है। कई और लोगों को पकड़ना था, उनको भी पकड़ा नहीं, तो इसलिए क्योंकि उन लोगों से भी डील किया, कई लोगों को छोड़ दिया वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो एक तो हमने कहा कि शराब की, कोयला क्षेत्र के बारे में जो क्या बोलते हैं कोयलांचल की शांति सेना, इस प्रकार की। अच्छा, ये कोयलांचल शांति सेना वाला क्या बात है? मैं कोयलांचल में कुछ पत्रकारों से पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि 1500 से 800 रुपया तक हर ट्रिप पे कुछ बंधा हुआ है पुलिस का। हाँ, ऐसे ही बांधा हुआ है, वो तो बहुत कम आपने बता रहा है। जितना इलीगल चलता है तो उसका तो 1,80,000 इस प्रकार से एक एक ट्रैक में लोग अच्छा। वसूलते हैं। वो तो लंबी है, उसकी कहानी कई एक प्रकार की है। रोज कितना ट्रक के आसपास खुलता होगा आप कोयलांचल की अब रैली? हम तो कोयलांचल के नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं। तो हमने एक बार मीडिया को ही हमने बोला था, या तो फिर छपा था 500, मैंने कहा था कहीं हमको एक जगह से पता मिला था, धनबाद गए थे तो लोगों अच्छा, ने बताया। पर फिर ट्रक 1 लाख और रोज हाँ 500 ट्रक। हाँ, तो फिर लोगों ने तब बताया कि नहीं नहीं साहब, आपने तो अखबार में छापा तो कई लोगों को, या नहीं आप गलत है। तो फिर लोगों ने जोड़ करके बताया, वो लगभग 1000 से अधिक ट्रकें चलती थी पूरा झारखंड में। क्योंकि हम तो जैसे हमने कहा कि धनबाद से निकले थे, वहां लोगों ने बताया, तो उस पर मैंने अपना बयान दे दिया था। तो बाद में फिर धीरे धीरे, तो कहने का अर्थ है कि कितना ट्रक निकलता था ये कहना कठिन, लेकिन इतना तय है कि काफी ट्रकें निकलती थी रास्ते में। आपको अभी भी पता कर सकते हैं, अभी पता नहीं क्या स्थिति, अभी हमने नहीं पता क्या लेटेस्ट इनके डीजी बदलने के बाद। और चतरा वगैरह तो देखे होंगे कि अभी उन लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ था, तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोगों ने हड़ताल क्यों किया, ट्रक वाले, हाईवा वाले, इसलिए उन लोगों से पुलिस पैसा वसूलता था, वो 2 नंबर यानी 1 नंबर वालों से। तो कहने का अर्थ है, मैंने ये कहा कि एक तो हमने शराब का बताया, कोयला का कारोबार पूरा झारखंड में चल रहा था, जमीन का भी कारोबार, क्योंकि अनुराग गुप्ता के पास वो पुलिस के तो डीजी थे ही, उसके बाद एसीबी के भी डीजी थे, सीआईडी के भी डीजी थे। आपको ध्यान में होगा कि एक गुजरात के एसआईटी के सूचना पर धनबाद में ये जो कफ सिरप वाला पुलिस ने पकड़ा था। अच्छा। पुलिस ने जब पकड़ा तो आगे पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि डीजी का टेलीफोन गया, जो जानकारियां मिल रही है उनका टेलीफोन गया, उन्होंने कहा कि नहीं सीआईडी इस केस को टेक ओवर करेगी। लेकिन सीआईडी टेक ओवर किया नहीं किया, क्या हुआ नहीं हुआ, अब तक उस पर कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई, मामला बिल्कुल ऐसे ही खत्म। तो कहने का अर्थ है कि झारखंड में चाहे जमीन का कारोबार भी जिन किसी से भी होता था, तो फिर लोगों को बुला करके या सो मोटो उसका नोटिस दे करके कि भाई यहाँ गड़बड़ी है और वसूली करना, तो इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं। फिर ये जो आप ये गैंग को पाला हाँ, वो गैंग वो जो क्या था? क्या कहते हैं, ये जो सिन्हा है, सुजीत सिन्हा, सुजीत सिन्हा, गैंगस्टर। हाँ, सुजीत सिन्हा की जब गिरफ्तारी हुई तो वो क्या कहते हैं चाईबासा की जेल में थे। उसके बाद जो कि इस क्षेत्र में आपका चतरा, पलामू, ये जो क्षेत्र है कोयलांचल का क्षेत्र है हजारीबाग, फिर भारतमाला प्रोजेक्ट भी चलता है।
तो इस क्षेत्र में एक और अपराधी थे, वो भी बड़ा दुर्दांत अपराधी थे, हम लोग बिल्कुल परेशान थे, अमन साहू का। एक प्रकार से ये जो सुजीत सिन्हा और उन लोगों का बिल्कुल गैंगवार था आपस में। गैंगवार था। फिर लोगों का कहना है कि सुजीत सिन्हा से मिल करके और ये लोगों ने इनकाउंटर कर दिया, क्या कहते हैं, अमन साहू अमन की, साहू यानी का एक एनकाउंटर। छात्र उनकी राज स्थापित हो। और उनके इनकाउंटर के बाद सुजीत सिन्हा को कोल्हान से पलामू जेल शिफ्ट किया जाता है। तो ये बातें समझ में आने लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति का जो कार्यक्षेत्र होता है, सामान्यतया कोई भी अपराधी होता है तो उस क्षेत्र से उनको लोग हटाते हैं, उस क्षेत्र में उनको लोग नहीं रखते, लेकिन उनको उसी क्षेत्र में रखा। बाद में ठीक है, वहां से फिर हटाया, हंगामा हुआ तो बाद में चर्चा चली। लेकिन इधर कुछ अपराधी पकड़ाए और सुजीत सिन्हा के पत्नी भी पकड़ाए, रिया सिन्हा। उसके बाद जो जानकारियां मिल रहे हैं मोबाइल में, जो अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच में जो चैटिंग भी संभवतः हुआ है काफी, और वो भी मेरी जानकारी में तो पुलिस के हाथ है, और शायद मुख्यमंत्री को भी लोगों ने दिखाया या उनको भी शायद पता है, जिस प्रकार से जो जानकारियां मिल रही हैं। और उसमें से जो बातें आई, उनका संबंध सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान, ये लोग सब मिल करके एक गैंग जिसको कहते हैं, शायद प्रिंस खान को ये देश से बाहर है, दुबई में है, वहीं से वो धमकी वहीं वगैरह से वो देता है, गैंगस्टर है। गैंगस्टर है। और उसमें से पता चला कि ये लोग हथियार जो मंगाते हैं जिस प्रकार से, वो पाकिस्तान से आता है, पंजाब के रास्ते। पंजाब में कोई जगह मोगा है, वहां से फिर कैसे कैसे पार होता है। यानी अपने आप में जब ये जानकारी या सुनने को मिलता है तो लगता है कि भाई ये डीजी थे कि गुंडा थे, और इन सारे लोगों को प्रोटेक्शन देते थे। और झारखंड में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि भाई ये पुलिस के हाथों नहीं, ये बिल्कुल माने गुंडों को संरक्षण ही नहीं बल्कि गुंडों को ये पाल रहे थे और उनसे गुंडागर्दी करवाते थे। तो ये बिल्कुल आश्चर्य लगता है। एक चीज और है सर, आरोप ये भी है कि बहुत सारे ऐसे अफसर जो इनका कहना नहीं मानते थे, यानी वसूली में इनका साथ नहीं देते थे, उनको संटिंग पोस्टिंग पे और मतलब कि सीनियरिटी के आधार के विपरीत जाके जो ऐसे अफसर जो कि डीजीपी साहब के वसूली गैंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते थे, उनको प्राइम पोस्टिंग दिया जाता है कि भाई धनबाद कौन लेगा पहले से तय है, जमशेदपुर कौन लेगा। तो कमाने वाला पोस्टिंग यहाँ पे बोला जाता था कि कमाने वाला पोस्टिंग किसको है। इसमें कितना नहीं, ये तो बिल्कुल दम है और ये बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि इसकी चर्चा तो सर्वत्र होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी चर्चा पुलिस इस बात की। डिपार्टमेंट में। और फिर जिस प्रकार से वहां से जो वसूली होती है, हर लोग बताते हैं उस क्षेत्र में। तो अगर इस प्रकार के अफसर, अच्छा इसमें से मैं कहता हूं कि उसमें मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल रहते थे। अभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि दादासाहब मिश्रा ऐसा है, तो मैंने आज ही अखबार में देखा कि वे उनको डीजी पुलिस बने। अच्छी बात है, सरकार किसी को भी बना सकता है, लेकिन डीजी रैंक में उनको प्रमोशन शायद आज दिया है या देने वाला है, ऐसा कुछ करके, जो उनसे कई लोग सीनियर थे। तो ये कभी कभी ये लगता है कि भाई इस प्रकार की अगर सरकार काम करती है तो आदमी, हर कोई संदेह करने लगता है कि भाई ऐसे आप काम क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि या सरकार इनकी कोई गड़बड़ी मकसद है, गड़बड़ करवाना, या फिर उनसे कुछ ना कुछ अपना टास्क दे करके किसी से कार्रवाई कराना। तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय होता है। कितने की मोटा मोटी वसूली कर लेते होंगे सर सारे डिपार्टमेंट का मिला के अंदाजन? अब ये कुछ भी कोयला, नहीं, लोहा, ये पता नहीं क्या क्या, बालू, शराब। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस पर। माने कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं एक ही क्षेत्र से काफी बड़ा, जैसे कोयला मतलब महीने का कहते हैं कि 1000-2000 करोड़ था ये। हाँ, वैसे ही लोग बोलते हैं ना, इसलिए बोले कि हमें को कभी कभी लोग बोलते हैं तो हमको लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसी समय लोग जोड़ करके दिखाते हैं, इतना ट्रक में इतना कोयला निकलता है, इतना बालू का है, तो इतना पत्थर का है, तो इतना जमीन का लिया जा रहा है। और एक विषय तो और जानकारी मिली, अब सच है नहीं है ये बहुत कहना कठिन।
लोग बताते हैं कि साहब मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेक्स रैकेट तक इस व्यक्ति लॉटरी, सेक्स रैकेट, लॉटरी भी इसमें आया है। हाँ लॉटरी भी है। हम्म, जो पाकुड़ वगैरह, धनबाद बिल्कुल। वगैरह, जो बंगाल से सटा हुआ क्षेत्रों में बेधड़क जिसको बोलते हैं, अभी भी बंद नहीं हुआ है। आज भी किसी अखबार में मैंने देखा या सोशल मीडिया में देखे, अखबार में पाकुड़ वगैरह में ऐसे ही चल रहा है, लॉटरी का धंधा धड़ल्ले से। धड़ल्ले से चल रहा है। तो सबसे इनको पैसा आता था। हम्म, तो जब सेक्स रैकेट के बारे में लोग बता रहा था, हम बोले यार इसका इन्वॉल्वमेंट कैसे है इसमें से। तो लोगों ने कहा कि शायद यहाँ भी जो एसपी थे, अभी पता नहीं कहाँ हैं, तो बोला कि सब लोग मिलकर के 100 करोड़ रुपया कमाया। तो अचानक सुन के लगता है भैया 100 करोड़ रुपया हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं है, सुनते हैं तो लगता है ऐसे कैसे कमाया। तो लोगों ने जोड़ करके मुझे समझाया। हमने कहा कि इसमें क्या होता था अखिल भाई, तो बोला कि नहीं, जो सेक्स रैकेट का जो काम करता है उन्हीं लोगों को ये लोगों ने एजेंट बना लिया था, अपना एजेंट। अपना एजेंट। नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। वो बताता तो भाई कोई मालदार पार्टी मिलेगा, पकड़ेगा तो आप बता देना, सूचना कर देना, आपको उधर से ही पैसा मिलेगा, इधर से ही पैसा मिलेगा। तो कहीं से लड़की लोगों को बुलाता था, लड़का लोग बता दिया तो हम होटल में चला गया, तो होटल वाला तो ये बताएगा नहीं, लेकिन ये लोग फिर खबर कर देता था। पुलिस पकड़ लेती थी। तो पैसा वाला लड़का लड़की लोग रहता है, लड़की तो नहीं, लड़का लोग रहता है, तो फिर कोई जेल नहीं जाना चाहता है, पैसा देके पैसा अपना देकर का पुलिस। छोड़ गया। तो मैं सुन करके कभी कभी लगता है साला क्या हो रहा है, पुलिस अगर इस प्रकार से करेगा। ये तो फिल्मी दुनिया वगैरह में हम लोग देखते थे, पिक्चर वगैरह में। तो ये अपने आप में माने क्या बोलते हैं, माने इससे निम्न स्तर नहीं हो सकता है पुलिस का। तो आप सोच सकते हैं कि एक पुलिस का कप्तान, पुलिस का प्रमुख पूरे राज्य भर के, वो लॉटरी सिंडिकेट चलवा रहा है, वो सेक्स रैकेट चलवा रहा है, वो बालू की अवैध वसूली करवा रहा है, वो कोयले की अवैध वसूली करवा रहा है, गैंगस्टर अपने गैंगस्टर द्वारा सेटिंग करके दूसरे गैंगस्टर को मरवा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि पूरे राज्य से वसूली का धंधा चलता रहे। आरोप बेहद सनसनीखेज हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में हमने माफिया राज सुना था, तो क्या झारखंड में पुलिस माफिया राज चल रहा था? और वसूली कितने की? हैरान हो जाएंगे, महीने में कम से कम 1000 से 2000 करोड़ की वसूली। ये भारत है, ये झारखंड है। जितने तह तक आप तहकीकात करते जाएंगे, हैरान होते जाएंगे। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में किसी डीजीपी पर इस तरह के सनसनीखेज आरोप नहीं लगे होंगे। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? जरूर दें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।